दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से मोदी सरकार के नतीजे सामने आए हैं तब से एक अजीब सी तरह की खामोशी छा गई है। चुनाव के दौरान एक उदासीनता दिखाई दे रही थी, वही उदासीनता अब दुख में तब्दील हो गई सी लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे को शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि भले आप ले लीजिए जल्दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी मोदी जी को ये जीत रास नहीं आ रही है। इतनी तकलीफ इस वक्त इस खेमे में चल रही है कि तमाम सांसद और नेता कोई भी उत्साह के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबको शायद कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि किस तरह से इस देश का लोकतंत्र जो है वो कभी भी बाजी पलट देता है और ये बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है। कुल मिलाकर के आज की तारीख में नो टू मीडिया का मैसेज जो है वो दे दिया गया है इस वक्त बीजेपी में तमाम नेताओं को। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये संदेश जो दिया गया है वो संदेश सर बड़ी अजीब बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू न्यूज नशा सर। बड़ी अजीब बात है सर, यहाँ पर ये ऐसी क्या बात है? पीएम तो बन ही रहे हैं ना तीसरी बार, वो रिकॉर्ड बना रहे थे, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मीडिया को ना थैंक यू बोलना है, ना संदेश देने हैं, ना मीडिया से बात करनी है? ऐसा क्यों? वनिता, दरअसल आप पूरे मोदी जी का इतिहास देख लीजिए। आप पूरे इतिहास में उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी हनक से अकेले सरकार चलाई है, बाकी सबको किनारे लगा दिया। वो चाहे केशु भाई पटेल से शुरू करिए वहाँ गुजरात में, और फिर दिल्ली आ करके यहाँ अडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी तक, और बाकी तमाम नेता वन मैन शो या टू मैन शो करके उन्होंने सरकार चलाई है। इस बार वो बहुमत उनको नहीं मिला। बड़े उम्मीद से वो 400 पार और 370 पार की बात कर रहे थे, और वो बहुमत उनको नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर उसके वो शौक में है। लेकिन आज दो दृश्य और दो बातें देखने की हैं। एक तो कहाँ तो आरएसएस की पूरी जमात संविधान बदलना चाहती थी, वो अपना एक संविधान लाना चाहती थी, और ये आज मोदी जी को वो संविधान अपने सर पर रखना पड़ा। संसद में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने संविधान सर पर रखा अपने, और सर पर रख करके कसम खाने की कोशिश की कि कम से कम जो संविधानवादी लोग हैं वो ये मान ले कि नहीं भाई, ये संविधान अब नहीं बदलना चाहते, अब ये संविधान को मानते हैं। दूसरा, उन्होंने आज के अपने भाषण में एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहुमत सरकार चलाने के लिए होता है, लेकिन देश चलाने के सर्वानुमति चाहिए। ये एक नया मोदी देखने को मिला आज। ये आज नई चीज देखने को मिली आज विनीता जी। लेकिन मैं इन सारी चीजों को नकली मानता हूँ। मोदी जी को बहुत सालों से हम लोग वॉच कर रहे हैं और उनके बारे में देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। देखा यह गया है कि जिस जिस चीज को सामने उन्होंने सर झुकाया, उन्होंने अडवाणी जी के सामने सर झुकाया, उनका पैर छुआ, अडवाणी जी को किनारे लगा दिया, उनको बर्फ में लगा दिया, एक तरह शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान में। उन्होंने संसद के सीढ़ियों पर सर झुकाया, उस संसद को खत्म कर दिया, संसद की कार्रवाई को खत्म कर दिया, संसद की परंपराओं को खत्म कर दिया और संसद बदल दिया। तो मोदी जी का जो अपना इतिहास है वो जहां सर झुकाते हैं वहां उसको खत्म कर देते हैं। केशु भाई पटेल हो या वहां अन्य लोग हो, वहां पर भी यही स्थिति रही थी। तो मैं उनके इस दोनों जेस्चर को एक नकली और तात्कालिक जेस्चर मान के चल रहा हूं। न वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, न वो सर्वानुमति को मानने वाले लोग हैं, और वो सर्वानुमति की बात जरूर कर रहे हैं, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। एक चौकी छोड़ करके बाद में बड़ा हमला करने का जो एक रणनीति होती है, उनका इरादा सिर्फ इतना है किसी तरह सरकार बन जाए, 2-3 महीना समय मिल जाए, और फिर उसके बाद हम दूसरे दलों को तोड़ ताड़ के अपना पूर्ण बहुमत बना लें। लेकिन आश्चर्य मुझे इस बात पर है कि जिस नीतीश कुमार को मोदी जी ने डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां हुई, इन दोनों लोगों ने इनका मोदी जी अमित शाह का चरित्र जानते हुए भी कि ये किसी भी वक्त दाव दे सकते हैं, किसी वक्त हमला कर सकते हैं, किसी वक्त भी फंसा सकते हैं और पार्टियों को तोड़ और डैमेज कर सकते हैं, इन लोगों ने समर्थन कैसे किया है, एक तटस्थ रूप से मैं यह समझने में अभी भी असमर्थ हूं। क्या इसके पीछे उनकी कोई रणनीति है? क्या आने वाले समय का वो इंतजार कर रहे हैं, कोई किसी खास चीज का इंतजार कर रहे हैं जब वो अलग होंगे इन लोगों से? थोड़ा आश्चर्यचकित मैं जरूर हूं कि इन लोगों ने मोदी जी का समर्थन कैसे किया, उनके बारे में जानने के बावजूद। जी विनीता जी। जी सर, हालांकि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आई है भाजपा, 240 सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली है। लेकिन इस बीच खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस जीत के बाद भी भाजपा आलाकमान काफी ज्यादा नाराज हैं।
और सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को मीडिया में जाकर जीत के लिए धन्यवाद या बधाई संदेश देने से मना कर दिया है। परिणाम को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भाजपा नेता का जीत को लेकर मीडिया में कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2019 के मुकाबले भाजपा की सीटें इस बार काफी ज्यादा ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान पीएम मोदी को हमने कई सारे टीवी चैनलों और यहां तक कि न्यूज एजेंसी और वेबसाइट पर भी इंटरव्यू देते हुए देखा था। खुद वो मीडिया पर छाए हुए थे, लेकिन परिणाम आने के बाद मीडिया से पूरी दूरी बना ली है। लेकिन परिणाम के बाद अब जो दिख रही है तस्वीर, उसमें हवा का रुख भी काफी बदल गया है। बीजेपी के नेता मीडिया से दूरी क्यों बनाकर चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब पीछे की कहानी क्या है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है सर। आएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है एक बार फिर से कि ये जो तस्वीर निकल के आ रही है सामने, इसमें कैसे हम सिचुएशन को समझे कि चुनाव के दौरान तो दर दर जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और अब एक धन्यवाद करने के लिए भी अपने नेताओं को रोक दिया है। पुनीता जी, नरेंद्र मोदी जी बनारस से 10 लाख वोट से जीतने की बात कर रहे थे और वहां पर कई राउंड वो पीछे रहे। प्रधानमंत्री जिसके नाम पर देश में चुनाव लड़ा जा रहा हो भाजपा में, वो खुद अपने प्रत्याशी के साथ पीछे रह रहा हो कुछ राउंड तक, निश्चित तौर पर ये उनके लिए सदमे की बात है। फिर पिछली बार वो 4.25 लाख वोट से चुनाव जीते थे, इस बार बमुश्किल 1.5 लाख वोट से जीत पाए। जो उत्तर प्रदेश उनकी प्रयोगशाला थी आरएसएस और बीजेपी की, जहां से बीजेपी को ऑक्सीजन मिला था और आगे बढ़ी थी, 73 सीट और 63 सीट, और जहां पर इतनी सीटें जीत के दोबारा उसने प्रदेश में सरकार बनाई है, उस प्रदेश में 43 सीट हार जाना, कई सीटों पर घपले से जीतना, और 16 सीटें ऐसी जहां बसपा का अगर समर्थन कि इनका सहयोग नहीं मिला होता तो बीजेपी वो सीटें भी हार जाती। तो 16 सीटें वो, 6-7 सीटें वो जहां घपले से इन्होंने जीता है, उनको अगर जोड़ लीजिए तो बहुत बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में होती। और उत्तर प्रदेश से चूंकि सांसद है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए सदमे की बात है और कभी उन्होंने हारने की उनकी आदत नहीं रही। निश्चित तौर पर इसलिए उससे वो थोड़ी आहत है और सदमे में है। अभी उन्होंने जो अपने लोगों को पत्रकारों से बात करने के लिए मना किया है, मुझे लगता है कि बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई उनका आदमी, कोई नेता, कोई एमपी एमएलए, जैसे उनके लोगों ने कहा था 400 सीट दे दो हम संविधान बदल देंगे, उनके लोग इस तरह की तमाम बातें करते रहे समय समय पर। लेकिन पहले उनकी सत्ता थी, भारी बहुमत था, तो टल जाया करता था कि उनकी व्यक्तिगत बातें कह के। अब की बार शायद वो डरे हुए हैं कि कोई ऐसी बात मुंह से किसी के ना निकल जाए कि समर्थन करने वाली पार्टियां बिदक जाएं या पीछे हट जाएं। मुझे लगता है इस डर के मारे उन्होंने सब लोगों पर लगाम लगा दी कि कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, कोई खुशी जाहिर नहीं करेगा, कोई किसी स्वागत समारोह में नहीं जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने की है, क्योंकि ऐसे किसी भी आयोजन में भाषण होता है, बातें होती हैं, भाषण करते करते, बातें करते करते कहीं कोई ऐसी बात न कह जाए कि बना बनाया काम उनका बिगड़ जाए। अभी काफी कमजोर स्थिति में है नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए वो विनम्र दिख रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुमत नहीं सर्वानुमति से देश चलता है, इसीलिए वो संविधान को सर पर रख रहे हैं। इसीलिए ये सब विनीता, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन हमको इंतजार करना पड़ेगा कि 2-3 महीने बाद नरेंद्र मोदी जो है सचमुच, क्या वो लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्या अकेले अपना बहुमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या जैसे महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र में टूटे हुए लोग जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों में वापस जाने की बात वहां पर सुनाई पड़ रही है। क्या वो परिस्थितियां पैदा होती हैं? अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं और 10-12 एमपी भी इधर से उधर निकल के इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस वक्त नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, उनके सामने फिर एक नया विकल्प होगा, क्योंकि इन दोनों के अकेले आने से सरकार नहीं बन रही थी, बहुमत नहीं जुट रहा था। इन दोनों के अकेले आने के बाद भी 12-13 आदमियों की कमी पड़ रही थी। अगर वो 12-13 लोग कहीं अपने अपने प्रदेश के अपने स्वार्थों और राजनीति के कारण अगर पलटी मारते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर देश फिर एक नए हालात को देखेगा और दिल्ली में फिर नए सिरे से तमाम चीजें होती हुई दिखलाई पड़ेगी, ऐसा मुझको लगता है। जी सर, यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के एक आधी अधूरी कोशिश इनको मिली है इस बार, खुशी है नहीं इनको, शायद इसीलिए इन्होंने दूरी बना ली। लेकिन आपको नहीं लगता सर, एक नेता जब दरवाजे दरवाजे जाकर इंटरव्यू देता है और जनता उसे एक सबसे बड़ी पार्टी बना करके सामने ला रही है, कम से कम उस वक्त पर उसके तमाम नेताओं को इतना तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए जनता का
क्योंकि उन्होंने फिर भी काफी मैंडेट तो दिया है, ठीक है आपको कमी रह गई, आपको पहले के मुकाबले कम लग रहा है, लेकिन इतना भी मिलना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो नहीं है। विनीता, विनीता, इनकी 303 सीटें थी और 303 सीट से 240 पर आ गए। बात 370 की कर रहे थे और 400 पार की कर रहे थे एनडीए की। तो ये देखा जाए तो एक तरह से हार है। 1984 में राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा सीट जीत के आए थे, लेकिन 1989 में उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये मेरी हार है, जनता ने मुझे हरा दिया, मैं क्लेम नहीं करूंगा। और उन्होंने सरकार बनाने का क्लेम नहीं किया था, क्योंकि वो नैतिकता मानते थे। नरेंद्र मोदी जी अगर नैतिकता मान रहे होते तो वो ये कहते कि जनता ने मुझे हरा दिया है, मैंने 400 सीट और 370 सीट मांगी थी, जनता ने मुझे पहले से कम करके 240 दे दिया, बहुमत भी नहीं दिया, तो मैं क्लेम नहीं करना चाहता, जो सरकार बनाना चाहे बनाए, बशर्ते कि इनका नैतिकता में विश्वास होता। तो ये नई परिस्थितियां हैं विनीता, और निश्चित तौर पर उस सदमे में है अभी ये। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इस बार के चुनाव में इनको नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं आखिरी वक्त में, जो अधिकारी हैं उन पर बहुत ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट हुआ, मेंटल प्रेशर, रिटर्निंग ऑफिसर है उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ कि अगर कहीं पर ज्यादा गलतियां की उन्होंने तो, और या फिर मैनिपुलेशन की, मैं क्लियर शब्द में बोलती हूँ, अगर उन्होंने मैनिपुलेशन की तो ऐसे में उन्हें अच्छे खासे विद्रोह का सामना बूथ पर करना पड़ सकता है। तो इस वजह नहीं से विनीता, क्या मोदी जी इन एथिक्स के साथ में चल रहे थे अभी तक विनी- चुनाव के मैंडेट को सोचकर? विनीता, विनीता, उसके बावजूद एक अच्छी खासी संख्या है जो बीजेपी केवल 100 वोट के आसपास जीती है। एक बहुत बड़ी संख्या है जो 1000 वोट से कम से जीती है बीजेपी, और वो भी अपनी जगह तस्वीर है कि 1,07,00,000 वोट अचानक बढ़ा दिए गए, 6% वोट बढ़ा दिया गया। हर चुनाव क्षेत्र में 28,000 वोट बढ़ा दिया गया। अगर वो नहीं बढ़ाया गया होता तो परिणाम कुछ और होता, तब बीजेपी कहीं 150 से बहुत नीचे दिखलाई पड़ती। और जो घपले घोटाले हुए, तमाम लोग मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारा तो वोट आगे चल रहा था, हमको हरा दिया अचानक। तो ये जो जी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके जिनको हराया गया है, अगर वो नहीं हराया गया होता तो ये 200 नहीं 200 के नीचे होते ही। तो वो सारी परिस्थितियां मोदी को तो पता है कि मैं जीता नहीं हूं, बल्कि मैं जबरदस्ती जिताया गया हूं। और जबरदस्ती करने के बावजूद इस बार चूंकि विरोधी दल, वो जितना इंडिया गठबंधन था, वो पहले दिन से लगातार आक्रामक था, वो लगातार प्रशासनिक मशीनरी पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था और अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक सारे कर्म कर रहा था। तो हालात एक ऐसे जरूर थे कि एक तरफा 350 सीट इनको नहीं दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इनको 240 सीट मिल गई, ये भी नहीं मिलती। और वो कम से कम खुद तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जीत नहीं, हम बुरी तरह हारे हैं और जनता हमारे खिलाफ है, ये उनको खुद को पता है ये बात। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको मालूम है कि लोग आपको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद इसी वजह से अब एक बड़े गहरे मंथन में, एक डीप इनसाइड एनालिसिस में चले गए हैं नरेंद्र मोदी खुद, जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सर रुकिएगा, अब दूसरा टॉपिक है सर, मैं इसी में रिकॉर्ड कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है जी। हाँ सर, उसी पर कर देती हूँ। ये कौन सा था अपना, मैंने लिखा था अभी, बताया था नो टू मीडिया तो हो गया है, दूसरा मैंने एक थंब बताया था उसका। दूसरा टॉपिक क्या बताया था मैंने अभी? एक तो ये हो गया नो टू मीडिया। हाँ एक और बोला था मैंने, योगी हाँ, पे करना था योगी- क्या? योगी क्या था ये? नहीं मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आई थी यार, तुम लोग लिखा नहीं, मैं एक और इन्फॉर्मेशन में दी थी। एक तो ये था नो टू मीडिया, हाँ। और एक और खबर थी, इम्पोर्टेंट थी वो, और इसका थंब लिखो, 2 वीडियो अलग अलग तरह से इसको अपलोड कर देना, इसका थंब ये लिख लो, अधिकारियों की लंबी फौज कैसे हुई फेल, इनसाइड रिपोर्ट टाइप टच करके डाल दो, उठ जाएगा। क्या बोला था मैंने दूसरा? अधिकारियों की लंबी फौज। मैं तुम्हें बोल रही, तुम सोचो ना मैंने क्या बताया था। अधिकारियों की लंबी फौज कैसे हुई फेल। मैंने नहीं सुना था मैम, आपने क्या टॉपिक क्या बोला था मैंने दूसरे टॉपिक सर से बात करके? सर मैं 2 टॉपिक बोले थे ना, नहीं योगी नहीं बोला था मैंने, चेंज करा है लास्ट में, सर से नहीं डिस्कस किया दूसरा टॉपिक। एक तो मैंने सर को लास्ट में बोला था सर, एक तो मैंने बोला था ये नो टू मीडिया वाला बात करूंगी आपसे, और एक और बोला था मैंने आपको, नहीं, मुझे दूसरा सब्जेक्ट नहीं बोला था। तो वो नहीं करा,
मतलब अच्छा ये तो हो गया मीडिया। हो गया ना ये नो तो। टू मीडिया वही। अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सोची थी पहले गल्लू भी बोलने से पहले भी मैं शुरू करने वाली थी सर के साथ। हाँ ये तो रहा यार सामने तुम्हारी नजर के। सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्या है क्या यार है? तुम क्या है? भांग खा लो तुम, इससे बेहतर। क्या विनीता, क्या है? सर द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल तोड़े हैं 2-2 बार, उसके अलावा भी तोड़ती रही है। आज मोदी को दही क्या? खिलाया उसने, वो मोदी को दही नहीं खिला सकती, राष्ट्रपति अच्छा, है वो। दही खिलाया? पहले निर्मला सीतारमण को भी दही खिलाया था। संवैधानिक पोजीशन पर है, वो दही कैसे खिला रही है बार बार? बिल्कुल बिल्कुल। मजाक समझ लिया है। वो 65 साल की है, होगी मोदी से छोटी, कल को पाँव भी छू लेगी फिर। ये है। नहीं ठीक है, अच्छा मुद्दा है ये। हाँ सर ये था, ये मैं लेके आई थी टॉपिक अभी, फोटो भी ऐड है। मैं कह रही ग्रुप में कुछ तो सर मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ ठीक है विनीता, करिए। बात कर लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। कहा जाता है कि देश में संविधान सबसे बड़ा है, और हमारे देश की तो संविधान की खूबसूरती ही सबसे बड़ी है। और इस संविधान में किसी की उम्र नहीं देखी जाती, किसी की जात नहीं देखी जाती, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ संविधान देखा जाता है। संविधान के मुताबिक आप छोटे हैं या बड़े हैं, अगर आपका पद बड़ा है तो आपके लिए सबको उस पद के लिए सम्मान देना होगा। कुल मिलाकर के मैं जो बात कहने जा रही हूँ ये बहुत गंभीर है, बहुत जरूरी है चर्चा करना इसके बारे में। दरअसल देश की राष्ट्रपति, देश के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च पद, देश का राष्ट्रपति का पद, उस पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति आसीन है। अब बड़ी बात यह है कि वो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आज फिर एक तस्वीर सामने आई है निकलकर, और ये तस्वीर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में बताती हूँ, और साथ ही डॉक्टर सीपी राय जी से इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये देश के संविधान के मुताबिक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही खिला रही है, मुंह मीठा करा रही है। इससे पहले बजट वाली तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने जा रही थी, उस वक्त भी उन्होंने उनको दही खिला करके मुंह मीठा कराया था। ये देश के संविधान के मुताबिक कितना सही है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप लोग इसे सिर्फ दही खिलाना मत समझिए। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से, और उनसे समझते हैं कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू इतने बड़े पद पर, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर मौजूद हैं, और इस तरह से प्रोटोकॉल को बार बार क्यों तोड़ रही हैं। सर दही खिलाना हमारी सभ्यता में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या राष्ट्रपति वित्त मंत्री को और फिर प्रधानमंत्री को मुंह मीठा करा सकती है इससे दही खिलाकर? ये उस पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये राष्ट्रपति के पद का अपमान है। राष्ट्रपति पद की जो परंपराएं रही हैं 1952 से लेकर आज तक, ये उसका अपमान है। वो किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ किसी की बहन दही खिलाती है तो फिर वो अपने को कह दे मैं इस वक्त राष्ट्रपति नहीं हूँ। एक उनको बयान दे देना चाहिए था कि मैं ये राष्ट्रपति नहीं हूँ, बल्कि मैं मोदी जी की बहन या माँ हूँ, मैं निर्मला सीतारमण की बहन या माँ हूँ। एक राष्ट्रपति भवन से एक परिपत्र जारी होना चाहिए था कि ये उन्होंने जो दही खिलाई है ये माँ और बहन के रूप में खिलाई है, और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के नहीं खिलाई। लेकिन तब भी ये विवाद शुरू हो जाता। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति के नाम पर ही देश की सरकार चलाई जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। राष्ट्रपति न्यायपालिका का भी सर्वोच्च व्यक्ति है, जिसको न्यायपालिका में बुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 74 में नियुक्ति करके सर यहाँ दही खिलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये अलग बात है, एक मंत्रिमंडल होना चाहिए राष्ट्रपति की मदद करने के लिए। राष्ट्रपति की सरकार चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के नाम पर सरकार चलाई जाती है। जितने भी अध्यादेश आदेश जो भी जारी होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। प्रदेशों में जो भी जारी होते हैं वो राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। राष्ट्रपति सारी सत्ता का मुखिया होता है। यद्यप भारतीय किसी भी लोकतंत्र में, संवैधानिक लोकतंत्र में चुनी हुई संस्था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कानून तो ये कहता है। राष्ट्रपति जी ने ये बहुत छोटा काम किया है, बहुत शर्मनाक काम किया है। इसके लिए उनको देश के सामने खेद व्यक्त करना चाहिए, या वो एक बयान जारी करें कि मैं इन लोगों को अपना भाई बहन मानती हूँ, मैंने तो भाई बहन की दृष्टि से इन्होंने ये काम किया है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति भवन में बैठ के उस काम को नहीं कर सकती निश्चित तौर पर। और ऐसे तमाम काम ये बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसे तमाम काम हमको लगातार देखने को मिले हैं जो शर्मनाक है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चूंकि संविधान को मानती ही नहीं है, तो संविधान की सारी परंपराओं को तोड़ने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। और ये दृश्य देख करके, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं कानून का भी विद्यार्थी हूँ, मैं ये दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हूँ। आज तक के इतिहास में बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। जी विनीता जी। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति की उम्र 65 साल है। कल को वो सम्मान देते हुए अगर पांव छूने लगेंगी तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए, अब ये पांव छूना, किसी के कद को बड़ा बनाना, ये संविधान के प्रोटोकॉल में कहाँ आती है सर? इस तरह की चीजें आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में किसी के पैर छू सकते हैं, लेकिन जिस वक्त संवैधानिक मीटिंग चल रही है, सेंट्रल हॉल में अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वो एक संवैधानिक मीटिंग है, वो एक परंपरा है। उस मीटिंग में आप सब लोग एक उसके सहभागी हैं और उन दलों के अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप वहां पर सम्मिलित हैं। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें दुनिया भी देख रही है और दुनिया भी हंस रही होगी। दुनिया में तमाम लोकतंत्र हैं जो भारत को एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में देखते हैं, एक बड़े लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और निश्चित तौर पर इसका मजाक कल आप देखें कि दुनिया के तमाम अखबारों में और टीवी में इन सब चीजों का मजाक देखने को मिलेगा। पिछले दिनों भी मोदी जी का तमाम मुद्दों पर मजाक दुनिया के तमाम अखबारों और टीवी में देखने को मिला है, लेकिन इन लोगों को ऐसा है कि शर्म नहीं आती है कि इससे देश का सम्मान गिरता है, इससे देश की छवि गिरती है। इन लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं है। जी विनीता जी। एक अफसोस की बात यह है कि जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फोटो राष्ट्रपति भवन से जारी की गई है और ये फोटो टीवी चैनल्स पर चली है। ये फोटो जो तस्वीर देख रहे हैं, ये टीवी चैनल्स पर चली है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की फोटो को जारी करने का मतलब क्या है, इस तरह की गलतियां करने का मतलब क्या है। क्या देश के संविधान में तमाम तरह के जो नियम बनाए गए हैं उसको हल्का लेना शुरू कर दिया है सबने? ये तो अपने आप में खिलवाड़ है सर। राष्ट्रपति एक निष्पक्ष माना जाता है, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ माना जाता है कि वो निष्पक्ष है। वो भी जो भी निर्णय लेगा, जो बात करेगा, संविधान के अनुरूप करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार नहीं होता कि अपने मन से कोई भी बयान दे दे, उसको अधिकार नहीं होता है। उसको बयान देने के लिए भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति चाहिए होती है, ऐसी परंपरा है, उसका पालन करना पड़ता है उसको। लेकिन राष्ट्रपति की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और उसके कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत उसको रहना पड़ता है। राष्ट्रपति के गार्ड्स में आप देखती है कि आर्मी लगी होती है, क्योंकि वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है और उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को अपना सम्मान कायम रखना पड़ता है। आप देखती है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, राष्ट्रपति भवन में उसका स्वागत होता है और राष्ट्रपति उसको वेलकम करता है। प्रधानमंत्री एक साइड में खड़े रहते हैं क्योंकि वो देश की तरफ से उसका सम्मान और स्वागत करता है। लेकिन इस तरह के राष्ट्रपतियों ने जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति भवन के सम्मान को बहुत बुरी तरह से गिराया है और ये बहुत निंदनीय है और बहुत दुख की बात है। जी विनीता। सर, कुल मिलाकर के जिस तरह से इतने सालों से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको तो बहुत ही लंबा अनुभव है सर, इसमें जो भी सिस्टम बनाए गए हैं उसे तो गलत साबित कर दिया गया है। फिर इसका मतलब अभी तक जो प्रोटोकॉल रहा है उस प्रोटोकॉल से अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आगे दही खिला रहे हैं, फिर आगे कुछ और भी चीजें की जा सकती हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की पोजीशन पर नरेंद्र मोदी संविधान के प्रोटोकॉल से ऊपर हो चुके हैं? कि क्या संदेश दे रहे हैं सर इसमें? विनीता, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर ये चलने के बाद, जैसे आपने महात्मा गांधी की और अम्बेडकर की मूर्तियां हटा दी गई, आप पहली ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने उसको टेकअप किया और संसद के उस सवाल को बड़े पैमाने पर उठाया जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। महात्मा गांधी की प्रोमिनेंट जगह पर मूर्ति जानबूझ के लगाई गई थी कि संसद से जब कोई अंदर और बाहर जाए तो महात्मा गांधी सामने दिखलाई पड़े। बाबा साहब की मूर्ति ऐसे लगाई गई थी कि लोग उससे प्रेरणा लें।
लेकिन उनको हटा करके पीछे कोने में कर दिया गया। आप इकलौती पत्रकार है देश की जिन्होंने उस पर निगाह रखी और उसको उठाया बड़े पैमाने पर। मैं आज देख रहा हूं कि आज या कल शाम से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उस मुद्दे को उठाया है, जबकि ये मुद्दा उठाने लायक नहीं था। ये मुद्दा इस लायक था कि इस पर तत्काल कांग्रेस पार्टी को एक मार्च निकालना चाहिए था, इस पर धरने पर बैठ जाना चाहिए था। इसी तरह से आपने राष्ट्रपति भवन का आज जो मुद्दा उठाया है, जो आज दृश्य जारी किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस पर एक बड़ा ऐतराज कल इस पर जाहिर करना चाहिए और राष्ट्रपति जी के सामने इस पर एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। जी विनीता जी। जी सर, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें देखने को मिली थी। आपको भी याद है, आप और मैं जुड़े हुए थे लाइव पर सर, जिसमें जब मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार शब्द भी छोटा है सर, बहुत बुरी स्थितियां देखने को मिली थी। पूरी दुनिया में इसको लेकर बेइज्जती हुई हमारी और हमें शर्म आनी चाहिए थी। उस वक्त द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुप रही थी, खामोश रही थी। देश के राष्ट्रपति का पद सर, मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि देश के राष्ट्रपति का पद इन तमाम संवेदनशील वक्त पर कितनी अहमियत रखता है। उनका एक संदेश, उनका एक शब्द उस पर बोलना कितना जरूरी हो जाता है। और आज तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से मणिपुर की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार भी दिया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू उस वक्त बोली नहीं थी एक भी शब्द सर। क्या ये पूरी तरह से अब जो स्क्रिप्ट है, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार पीएमओ से जा रही है सबके पास, तो इनके पास भी स्क्रिप्ट वहीं से जा रही होगी सर फिर तो राष्ट्रपति के पास, क्योंकि ये भी प्रोटोकॉल में नहीं आ सकता है। निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी भी और महिला भी और माँ भी है। निश्चित तौर पर उस वक्त हमारी आपकी जब बात हो रही थी हम दोनों दुखी थे। यद्यप वहां की जो लोकल राज्यपाल थी मणिपुर की, उन्होंने कुछ लोगों को अलग से वो दिया कि मैंने सारी रिपोर्ट दे दी, मैं क्या मुंह दिखाऊं, इस तरह की उन्होंने शायद बात किया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की चुप्पी हम लोग को बहुत खटकी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राधा कृष्णन होते हुए और तमाम जो राष्ट्रपति हुए तमाम लोग, वो समय समय पर सरकार को निर्देश देते रहे, समय पर सरकार की पत्रावलियां लौटाते रहे और समय समय पर सरकार को इंगित करते रहे। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मुंह सिल के ना बैठे, वो सरकार को इंगित करे, सरकार को निर्देश दे उस पर कार्रवाई करने का। ये राज्यपालों का भी अधिकार है, राष्ट्रपति का भी अधिकार है। और ये न करके इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय किया है। इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया है और इससे इस पद की गरिमा को गिराया है। और उस दिन हम और आप हम दोनों की आंख में आंसू थे। मुझे लगता है कि देश भर के हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति ने अपनी आंखें बंद रखी तो निश्चित तौर पर उस दिन राष्ट्रपति पद की गरिमा हम लोगों की निगाह में भी गिरी और द्रौपदी मुर्मू के प्रति हम लोगों के मन में सम्मान भी गिरा था। बिल्कुल सर, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर। और यहाँ पर राष्ट्रपति आज दही खिला रही हैं, कल वो कुछ और करेंगी, जो कि उनकी एक्टिविटीज उनके मन पर नहीं निर्भर करती हैं या प्रधानमंत्री को खुशी देने के लिए निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि इस देश के संविधान पर निर्भर करती हैं। उनका एक एक एक्ट, उनकी एक एक पोजीशन, उनका एक एक मूव एक प्रोटोकॉल के सहारे होता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। इस देश की संसद में सर जो जजेस हैं वो तक किसी कार्यक्रम में ऐसे नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति देश की, वो तो और भी बड़े पद पर हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं और उनके लिए तो और ज्यादा ध्यान देने योग्य है ये बातें। सर, क्या आपको आखिरी सवाल ये लगता है कि अगर इस तरह से इस पद को, इसकी गरिमा को प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलाया गया तो इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? आने वाले समय में ये पद बहुत हल्का हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पदों को हल्का करने की होड़ चल रही है। दरअसल विनीता, मुझे तो कोई शंका नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये कभी भी भारत के संविधान को पसंद नहीं करते थे। आज़ादी के बाद इन्होंने झंडे को जलाया था, आरएसएस ने भारत के संविधान के खिलाफ इनको बयान दिए थे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इनको पसंद नहीं है, ये अपना एक अलग तरह का आरएसएस का राज चलाना चाहते हैं। गोलवलकर साहब की किताब में तमाम चीज़ों के ब्यौरे लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि इनका विचलन है, संविधान के प्रति वो कमिटमेंट नहीं है, भारत की परंपराओं के प्रति कमिटमेंट नहीं है, उस कमिटमेंट न होना और संविधान के प्रति आस्था नहीं, उतनी गहरी नहीं होना, उसके परिणाम स्वरूप हमको ये सारी हरकतें देखने को मिलती हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत शर्मनाक है और मैं तो चाहता हूं कि आपका ये वीडियो देखने के बाद विपक्षी दल इस पर मुखर होकर के कल ही कोई बात करें और देखिए कल क्या होता है। क्योंकि गांधी के सवाल पर तो विरोधी दल ने आपके वीडियो के बाद में लाइन लिया है, जितनी कड़ी लाइन लेनी चाहिए तो उतनी कड़ी लाइन नहीं लिया, सिर्फ एक बयान जारी किया है। वो बयान जारी करना नाकाफी है। उसी तरह से
मुर्मू के सवाल पर भी बयान जारी करना नाकाफी होगा। राष्ट्रपति भवन में टाइम लेकर के जाकर के बकायदा एक चिट्ठी लिख करके ऐतराज करना चाहिए विपक्षी दल को, ऐसा मैं मानता हूं। जी सर, यहाँ पे एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ जिस पर हमने चर्चा की है, और ये जरूरी है समझना कि देश की राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद संविधान के मुताबिक, उसको इस तरह से आप किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार जो निमंत्रण उन्होंने दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि किस तरह से उनको निमंत्रण आया है सरकार बनाने के लिए। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो दही खिलाते हुए दिखाई दें और राष्ट्रपति भवन से ऐसी फोटो जारी हो, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अफसोस की बात है और देश की जनता को ये प्रोटोकॉल समझ में आने चाहिए। सर, इसमें राष्ट्रपति खुद पार्टी बन गई है, इसमें राष्ट्रपति खुद पार्टी बन गई, इसमें राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन गई हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी सर, ये बहुत सीरियस बात है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके लिए आपको देश की राष्ट्रपति दही नहीं खिला सकती हैं, वो आपको सिर्फ निमंत्रण दे सकती हैं सरकार बनाने का, जहां पर आप अपने गणित को साबित करेंगे और सरकार बनाएंगे उनकी मर्जी से, उनके हाथ से दही खाकर नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और आम जनता को समझ में आना चाहिए कि ये तस्वीरें सभ्यता के लिए नहीं है, ये तस्वीरें देश के संविधान के लिए खतरे की तरह है, इसे समझने की जरूरत है। सर थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और